तो सभी लोगों का मेरे चैनल एडोसुप में स्वागत है। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के पार्ट डाइजेशन ऑफ फूड को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम तरह तरह के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक सब चीज़ें पढ़ ली थी कि कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है और मेनली उसका क्या काम है। आज हम उनके रिएक्शंस को पढ़ेंगे, कैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले हमने कल कहाँ तक बात की थी? हमने स्टार्च से माल्टोस बनता हुआ देखा, सलाइवरी एमाइलेज से, फिर प्रोटीन से पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स को और प्रोटियोसिस को बनते हुए देखा, फिर लाइपेज का थोड़ा फंक्शन देखा, फिर ट्रिप्सिन को एक्टिवेट होते हुए देखा, फिर वही ट्रिप्सिन बाकी सब एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, वो हमने देख लिया। तो हमने माउथ का तो पार्ट पहले देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे स्टोमक में भी पार्ट पढ़ लिया हमने प्रोटीन का। तो हम अब बात करेंगे इंटेस्टाइन में, जहाँ मेन डाइजेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले बात कर देते हम प्रोटीन की। तो हमने देखा स्टोमक में क्या हो रहा था। हम यहाँ स्टोमक की बात करेंगे। तो स्टोमक में जनरली प्रोटीन्स, हमारी जो प्रोटीन्स थी, इसमें क्या एक्ट करता था? पेप्सिन। पेप्सिन किस पीएच में एक्ट करता था? 1.8 पीएच में लगभग पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस बना देते थे, लगभग बन जाते थे। ये इसको हम क्या कह सकते हैं? इनको कह सकते हैं हम पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। मतलब ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन हम इन्हें कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन्स अभी भी हमारे अनडाइजेस्टेड पहुंच जाते हैं इंटेस्टाइन में। तो अब इन तीनों का रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन्स, इनके साथ क्या क्या आएंगे? प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और क्या आएंगे? प्रोटियोसिस। तो ये तीनों रिएक्ट करेगी और इन तीनों के रिएक्शन में किसका काम आएगा? अब हमने पढ़ा था किस एंजाइम का। पेनक्रियास से हमने 6 एंजाइम्स की बात की थी: ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, एमाइलेस, लाइपेस और न्यूक्लियस। इसमें से एमाइलेस तो स्टार्च में चला जाएगा, लाइपेस फैट्स के लिए आता है और न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड के लिए आता है। तो बाकी के 3 एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, फिर क्या बात की? काइमोट्रिप्सिन, ये सब एक्टिव नाम है। अगर इनएक्टिव फॉर्म में होते तो ट्रिप्सिन को हम ओजन लगा देते थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। लेकिन ओजन हट गया, मतलब ये अब एक्टिव है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, या तो हम ओजन लगाते हैं या नाम के आगे प्रो लगा देते। जैसे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस इनएक्टिव था, लेकिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेस हमारा एक्टिव हो जाता है। तो ये बात होगी। तो इस रिएक्शन में प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में ये तीनों एंजाइम रिएक्ट करके इनको डाईपेप्टाइड्स में तोड़ देगी। डाईपेप्टाइड्स, 2 अमीनो एसिड से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको डाईपेप्टाइड्स बोलते हैं, जिनमें सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये बात होगी प्रोटीन्स की। फिर कार्बोहाइड्रेट भी तो आ रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि माउथ में जो हमारा माउथ का बात है, उसमें सिर्फ 30% हाइड्रोलिसिस होती है। तो ज़्यादातर मतलब 70%, एक मेजर पार्ट जो कार्बोहाइड्रेट का है वो अभी टूटा नहीं है, वो स्टार्च के रूप में आता है। स्टार्च हमारा एक पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे इसमें मोनोसेकेराइड्स एक साथ जुड़े होते हैं। तो ये बात होगी। इस पे कौन एक्ट करता है? पेनक्रियास का और एक एंजाइम हमने अभी नाम बोला था इसका, एमाइलेस, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ये भी बोला। तो पॉलीसेकेराइड को किस में तोड़ देता है? ये पहले डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। डायरेक्टली ये मोनोसेकेराइड में नहीं तोड़ सकता, पहले ये डाइसेकेराइड में तोड़ेगा सबको, फिर मोनोसेकेराइड्स में तोड़ेगा बाद के स्टेप्स में। तो ये बात होगी। हमने डाईपेप्टाइड्स बना लिया यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो डाईपेप्टाइड्स बना लिया, डाइसेकेराइड्स बना लिया। तो कार्बोहाइड्रेट का काम खत्म, प्रोटीन का काम खत्म। अब नेक्स्ट पेज में फैट्स का बात करते हैं। तो फैट्स के लिए कौन सा एंजाइम है? अभी हमने लाइपेज पढ़ा था। ये लाइपेज स्मॉल अमाउंट में स्टोमक में सेक्रेट होता है। मैंने आपको स्टोमक में इसका बारे में बताया था। स्टोमक में सेक्रेट होता है, आपके पेट में थोड़ा सा लाइपेज सेक्रेट होता है। लेकिन मेजरली तो अभी हमने बताया ही, मेजॉरिटी में किस में सेक्रेट होता है? पैनक्रियास में। फिर बात की थी बाइल जूस जो होता है, ये लाइपेज को एक्टिवेट करता है। फिर बाइल जूस एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल
अपना निभाता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इतनी तक हमने बात कर ली थी। अब हम पढ़ते हैं मेन बात। तो अभी हमने जो लाइपेस को इस बाइल जूस ने एक्टिवेट किया, जो इंटेस्टाइन वाला जूस था, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो फैट्स, अब तक मेनली फैट्स अनडाइजेस्टेड थे। स्टमक में हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए कुछ पहले स्टमक में हमने पढ़ा था स्मॉल अमाउंट में लाइपेस सिक्रेट होता है जो फैट्स को डाइग्लिसराइड्स में तोड़ तो देता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट, लगभग समझ लिए 2-3%। लेकिन मेनली जो ज़्यादातर पार्ट है हमारा फैट्स का, वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन शुरू होता है। यहाँ फैट किससे पहले रिएक्ट करते हैं? लाइपेस से पहले रिएक्ट करते हैं और ये डाइग्लिसराइड्स बना देते हैं। लेकिन इसमें और एक बात है, डाइग्लिसराइड में वापस लाइपेस एक्ट करता है, लाइपेस एक्ट करता है और इसको मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। मोनोग्लिसराइड्स, सबको नहीं, थोड़ा अमाउंट में मोनोग्लिसराइड्स भी बन जाते हैं। तो इन दो का एक मोटा मोटी मिक्सर ही बन जाता है जो सेक्रेट होता है मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स का। तो ये बात होगी फैट्स की। अब हम लास्ट एंजाइम की बात कर रहे हैं पैनक्रियास के। मेनली किस एंजाइम्स की बात कर ली? ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेस और लाइपेस। आखिरी एंजाइम का नाम क्या था? न्यूक्लियस। वो किस में एक्ट करेगी? हमारी न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा डीएनए या आरएनए हो गया उसमें एक्ट करेगी। तो ये बात कर देते, इसमें रिएक्शन से ही बता देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में रिएक्ट क्या करेगी? अभी जिस एंजाइम का नाम हमने अभी पढ़ा ही था, न्यूक्लियस। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो न्यूक्लियस इसमें एक्ट करेगी। सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगी। न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा। इसमें बोथ शुगर और फॉस्फेट जुड़ा होता है, इधर से शुगर जुड़ा होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड्स में वापस न्यूक्लियस रिएक्ट करेगा। फिर न्यूक्लियोटाइड से रिएक्ट करके न्यूक्लियोसाइड बना देगा। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, तो यहाँ से माइनस फॉस्फेट भी आप लिख सकते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप माइनस हो जाने के बाद न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो ये मेन रिएक्शन होगी, हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। लेकिन अब और एक बार रिएक्शन होगा। फिर अब ये तो मेनली पैनक्रियास के एंजाइम ने यहाँ तक काम कर ली, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ तक पैनक्रियास का एंजाइम ने हम एंजाइम्स की बात कर ली। तो पैनक्रियास के एंजाइम ने मेनली क्या किया? इनको डाइग्लिसराइड्स या डाइपेप्टाइड्स इनमें तोड़ा। अभी हमें चाहिए कि एकदम छोटे फॉर्म में, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड से बनता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, फैट्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, फिर न्यूक्लिक एसिड में शुगर और बेस होता है। हमने फॉस्फेट हटा दिया। न्यूक्लियोसाइड में अभी शुगर प्लस बेस अभी भी मौजूद है। तो हमें एकदम सबसे छोटे कंपोनेंट्स में इसको तोड़ना है। तो अब उसके लिए किसका जूस आ जाएगा? उसके लिए सक्कस एंटेरिकस आएगा, जो इंटेस्टिनल जूस बोल सकते हैं आप। इसमें पैनक्रियाटिक जूस इंक्लूड होता है, लेकिन अब सिर्फ हम इंटेस्टाइन के जूस की बात करेंगे। जो एंजाइम्स है तो वही सिर्फ अब आएंगे हमारे बात में। तो ये क्या कर देते हैं? ये इनको एकदम सिंपल फॉर्म्स में तोड़ देते हैं, सिंपल फॉर्म्स में ये डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये रिएक्शंस के बारे में हम शुरू करते हैं। इसमें हम सिर्फ डायरेक्टली सब रिएक्शंस को पढ़ेंगे, लिख कर पढ़ लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। प्रोटीन्स को हमने अभी कहाँ तक तोड़ा था? प्रोटीन्स को हमने तोड़ा था पेप्टोन्स प्रोटियोसिस में, स्टोमक में। फिर यहाँ से क्या बोलते हैं, पैनक्रियास का जूस ने प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया था। अभी हमें डाइपेप्टाइड्स को फिर तोड़ना है। तो डाइपेप्टाइड्स में कौन सा एंजाइम रिएक्ट करेगा? तो ये नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे, डाइपेप्टाइडेस। तो नाम इजी है। डाइपेप्टाइड्स में डाइपेप्टाइडेस रिएक्ट करेंगे और इसको एमिनो एसिड्स में तोड़ देंगे। तो एमिनो एसिड्स में तोड़ दिया। फिर अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स। तो एक ग्रुप हो गया, हमने जो बात की थी कहाँ गया? डाइसैकेराइड्स एक ग्रुप हो गया। इसमें तरह तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जैसे माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, गैलेक्टोस।
तो यहाँ बहुत अलग अलग नाम आ जाएंगे, सबको हम डिस्कस नहीं करने वाले डाइसेक्राइड्स में। मेन डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं। तो माल्टोस एक गैलेक्टोस नहीं होगा, सॉरी, गैलेक्टोस गलती से लिख दिया यहाँ। तो माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस होगा यहाँ। तो माल्टोस में माल्टेस आ जाता है जो इसमें रिएक्ट करता है। माल्टोस 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। फिर लैक्टोस आ जाता है। लैक्टोस आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन में हेल्प करता है। लैक्टोस कहाँ होगा? मिल्क में होगा। तो इसमें क्या एक्ट करता है? लैक्टेस एक्ट करता है। लैक्टेस इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस में तोड़ देता है। गैलेक्टोस एक मोनोसेक्राइड है, मैंने गलती से डाइसेक्राइड बोल लिया था, तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। फिर सुक्रोस आता है। सुक्रोस पर सुक्रेस एक्ट करता है। तो नाम जैसा ही इनके एंजाइम्स का भी नाम है। ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस में इसको तोड़ देता है। तो ये बात हो गई सुक्रोस। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, सुक्रोस वो डाइसेक्राइड है जो ज़्यादातर मीठे फल में रहता है, क्योंकि फ्रक्टोस शुगर के रूप में होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। फिर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स लिख देते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का तो डिस्कशन हमने कर ही लिया। तो न्यूक्लियोसाइड्स जो बच गया उसमें कौन रिएक्ट करता है? यहाँ और एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। यहाँ न्यूक्लियस तो एक्ट करता है, इसके साथ और एक एंजाइम एक्ट करता है, न्यूक्लियोटाइडेस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ न्यूक्लियोटाइडेस भी रिएक्ट करता है। तो न्यूक्लियोसाइड में कौन रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइडेस। फिर अब इसको किस में तोड़ेगा? शुगर प्लस बेस में। जैसे मैंने अभी बोला था न्यूक्लियोसाइड्स में अभी शुगर प्लस बेस ही बचा है, तो इसमें तोड़ देगा शुगर प्लस बेस। अब लास्ट क्या बचा है? फैट्स के बारे में बात की। तो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो बच गए थे हमारे, तो उन पर कौन एक्ट करेगा? उन पर लाइपेस ही एक्ट करेगा अभी वापस। तो लाइपेस इसको एकदम कंपोनेंट्स में तोड़ देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये बात होगी। तो इन्हीं रिएक्शंस को आपको ध्यान में रखना है। ये एकदम इनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स में इनको अपने अभी तोड़ दिया है। तो हमने एकदम इन मॉलिक्यूल्स को कहाँ, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रेकडाउन कहाँ होता है, अभी ये बात याद रखिएगा। ध्यान में ये रखिएगा कि मेन ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है? ड्यूडेनम जो सी शेप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ मेनली आपका डाइजेशन हो जाता है। फिर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो शुरू होता है जेजुनम और इलियम में, मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। तो जेजुनम प्लस इलियम, इन दोनों रीजन्स में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर इनमें एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट बच जाता है वो फिर जाके लास्ट इंटेस्टाइन में जाता है। फिर वहाँ से इसमें से पानी या कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। फिर ये फीसिस के रूप में रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ये एनस के थ्रू एग्जिट कर लेते हैं। तो ये बात बेसिक बात हो गई। इसमें हमने पूरा सिस्टम पढ़ लिया। फिर लास्ट इंटेस्टाइन के बारे में और थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है? मेनली तो सभी एब्जॉर्प्शन हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ ही लिया, लेकिन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें मेनली एब्जॉर्ब क्या होता है? पहले में पानी, मिनरल लिख लीजिए, फिर पानी, मिनरल और ड्रग्स वगैरह। ड्रग्स मतलब दवाई भी ड्रग्स के अंदर ही आता है। तो ये सब चीज़ें मेनली यहाँ एब्जॉर्ब होती है। और लास्ट इंटेस्टाइन से म्यूकस सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन आता है हमारे फीसिस में, जो हमारे फीसिस को अच्छे से पास होने में हेल्प करती है। तो अभी हमने ये बात कर ली। फिर ये जो फंक्शंस है ये तो बहुत एक पर्टिकुलर तरीके में हो रहे हैं, इनमें कोई रिदम है। तो ये जो रिदम से ये कोऑर्डिनेटेड वे में ये पूरा हमारा डाइजेशन होता है। तो ये जनरली किस में होता है? न्यूरल प्लस हार्मोनल कंट्रोल में होता है। न्यूरल प्लस हार्मोनल कंट्रोल में रहते हैं ये सारी चीज़ें हमारी।
तो ये बात हो गई। तो हमारा जनरली क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसके स्मेल या टेस्ट से हमारे जो रिसेप्टर्स है वहाँ तक ये मैसेज पहुँचता है और हमारा डाइजेशन का मेकनिज़म शुरू हो जाता है। फिर हमारा डाइजेस्टिव जूस हमारे सेक्रेट होते हैं, फिर हमारे में डाइजेशन होता है। तो ये बात हो गई अभी हमारे पूरे डाइजेशन ऑफ फूड की। इसमें हमने पूरा डिस्कशन कर लिया डाइजेशन ऑफ फूड। फिर हम इसमें कुछ 2-3 वैल्यूज़ थी, जैसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज़ है। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज़ आप याद रख लीजिएगा। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज़ कभी कभार पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए है ये जनरली 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन के लिए ये है जनरली 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। और फैट के लिए ये जनरली हो जाता है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। और एक है ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यू ये क्या होती है मैं अभी बोल रहा हूँ, आप पहले वैल्यूज देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का भी है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट का 9 हो जाता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो अभी ये होती क्या है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब अगर हम किसी एक सब्सटेंस 1 ग्राम सब्सटेंस को ले लें और उसको जनरली एक कैलोरी मीटर में हम इसको बर्न करें, तो इससे जो उस चीज़ का नाम क्या होता है, बोम कैलोरी मीटर। तो बोम कैलोरी मीटर में जब हम इसको जलाए उस 1 ग्राम सब्सटेंस को, एक बॉम कैलोरी मीटर के एक चीज़ है जो आप इंटरनेट में देख सकते हैं इसका डायग्राम। तो वहाँ हम इसको कंबसन करेंगे, इसको जलाएंगे, तो उससे जितनी एनर्जी निकलेगी उसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो ये इनका है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये होगी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज़। लेकिन ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या है, अभी वो बोम कैलोरीमीटर में तो आइडियल कंडीशन है, एकदम अच्छे से उसको साइंटिफिकली किया जाता है। बॉडी में तो एकदम वैसा कंडीशन नहीं है। तो बॉडी में जितना एवरेज एनर्जी निकलता है उसको हम ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन तीनों में थोड़ा थोड़ा कम एनर्जी हमारे बॉडी में निकलती है। तो ये बात आप इससे देख सकते हैं कि हम एकदम आइडियल एनर्जी, पूरी एनर्जी नहीं निकाल पाते, थोड़ी एनर्जी बॉडी में कम ही निकलती है। तो ये बात होगी कैलोरीफिक वैल्यूज़ की। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट कर लिया। अब हमें डाइजेशन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमें एब्जॉर्प्शन पार्ट पढ़ना है जो छोटा सा पार्ट है। फिर हमें डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। तो ये 2 शायद नेक्स्ट लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगर आपके को आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। सो थैंक यू।